हेलो फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आज हम आपके लिए मूल्य वर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स वैट लेकर आए हैं। वैल्यू एडेड टैक्स कैसा टैक्स है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसका क्या अर्थ होता है, इसके साथ साथ 23 एमसीक्यूज़ भी हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यूनिट नंबर 10 से आज हम ये टॉपिक लेकर आए हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। तो इस वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में हम समझ लेते हैं कि मूल्य वर्धित कर क्या है। तो मूल्य वर्धित कर मूल्यों की वृद्धि पर लगने वाला एक टैक्स है, जिसमें जो भी वैल्यू ऐड होती जाती है, बिक्री मूल्य में जो भी नया मूल्य शामिल होता जाता है और उसकी वैल्यू में जो बढ़ोतरी होती जाती है, उस बढ़ोतरी पर लगने वाला ये टैक्स है, जिसको हम वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि मूल्य वर्धित कर वैट कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु 100 रुपये में पहली बार बेची गई, उसके बाद 120 रुपये में बेची गई, तो पहली बार जब 100 रुपये में बेची गई है तो 100 रुपये पर टैक्स लगेगा। फिर उसके बाद 120 रुपये में वस्तु अगर बिकी है तो 100 रुपये पर जो टैक्स लग चुका था उसको हम घटा देते हैं और रिमेनिंग कितना बचता है, 20 रुपये। तो अब जो वैल्यू में एडिशन हुआ, उस वैल्यू में एडिशन पर ये टैक्स लग जाएगा। तो वैल्यू में एडिशन पर लगने वाला ये टैक्स है, जिसको हम वैट कहते हैं। मतलब मूल्य में होने वाली वृद्धि पर लगने वाला ये टैक्स है, जिसको हम मूल्य वर्धित कर कहते हैं। तो याद रखिए, ये मूल्य वृद्धि पर तो लगाया जाता है, लेकिन वो मूल्य वृद्धि किस में होती है? बिक्री में होती है, सेल्स में होती है। तो ये सेल्स पर लगने वाला एक टैक्स है, जिसको हम मूल्य वर्धित कर वैट कहते हैं। आज हम वैल्यू एडेड टैक्स में एमपी कॉमर्शियल टैक्स और एमपी वैट के 23 एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं, जो कि इस वीडियो में अभी आगे हम आपको आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से हम जान लेते हैं वैल्यू एडेड टैक्स किस तरह का टैक्स है। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो आपका एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर का मतलब वो कर जिस कर का भार अंतिम रूप से उपभोक्ताओं पर पड़ता है। फाइनली जिस कर का बर्डन, जिस टैक्स का बर्डन किस पर पड़ता है? फाइनली जिस टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पर पड़ता है, उसको हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जब भी आप एमआरपी पर यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर कोई वस्तु खरीद कर लेकर आते हैं, तो उस वस्तु के एमआरपी के नीचे ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस या इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस। मतलब इस वस्तु को बनाने से लेकर इसके अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने तक जितने भी टैक्स होते हैं, वो सारे टैक्स आपसे वसूले जाते हैं। इसलिए मूल्य वर्धित कर यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स एक क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। दूसरा ये अप्रगतिशील कर है। अप्रगतिशील कर का मतलब होता है नॉन प्रोग्रेसिव टैक्स। अब नॉन प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? कुल मिलाकर ये, अगर बिक्री हुई है और बिक्री पर 5% टैक्स लगता है, तो 1 लाख रुपए का माल बिका है तो भी 5% लगेगा, 50 लाख रुपए का माल बिका है तो भी 5%, और 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिका है तो भी 5% टैक्स लगेगा। मतलब कि इसमें कोई वृद्धि नहीं होती। जो टैक्स का रेट है वो हमेशा स्थिर रहेगा, चाहे 500 रुपये का माल बिके, 5 लाख का बिके या 50 लाख का बिके। रेट ऑफ टैक्स जो है वो एक सा ही रहेगा, 5%। इसमें कोई वृद्धि नहीं होती, इसकी दर स्थिर होती है, रेट इसका फिक्स्ड होता है। इस रेट फिक्स्ड होने की वजह से इसको नॉन प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। मतलब 5% कर है तो 5% ही लगेगा। जबकि आपने आयकर देखा होगा, इनकम टैक्स, वो क्या होता है? वो ऐसे टैक्स लगाया जाता है कि अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर की आय है तो कुछ परसेंट लगेगा, 5 लाख से ऊपर की आय है तो उससे ज़्यादा लगेगा, 10 लाख से ऊपर की आय है तो उससे भी ज़्यादा लगेगा। मतलब कि इनकम टैक्स ज़्यादा कमाने वालों से ज़्यादा ले लिया जाता है और कम कमाने वालों से कम ले लिया जाता है। लेकिन मूल्य वर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स ऐसा नहीं है। मूल्य वर्धित कर की ये विशेषता है कि यह अप्रगतिशील है, मतलब कि नॉन प्रोग्रेसिव टैक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 लाख का माल बिके चाहे 50 लाख का माल बिके, टैक्स का रेट वही फिक्स रहेगा। वो 1% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है और 13% भी हो सकता है। ये एमपी वैट की दरें हमने आपको बताई, जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं।
अब जान लेते हैं कि क्या वैल्यू एडेड टैक्स बहुबिंदु कर है। तो हाँ, ये बहुबिंदु कर है, मतलब मल्टी पॉइंट टैक्स है। जितने बार माल बिकेगा उतने बार ये टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि मूल्य वर्धित कर जो होता है यानी वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है वो बिक्री पर लगाया जाता है। निर्माता ने माल बनाया और किसको बेच दिया, निर्माता ने माल बनाया और होलसेलर को बेचा यानी थोक विक्रेता को, तो पहली बार टैक्स लगा। अब होलसेलर उस माल को किसको बेचेंगे, रिटेलर को बेचेंगे, तो फिर रिटेलर को जब बेचा गया, दोबारा बेचा गया तो दोबारा टैक्स लगेगा। उसके बाद रिटेलर उसको फाइनल कंज्यूमर यानी कि हमको बेचेंगे तो फिर से ये टैक्स लगेगा। यानी कि ये मल्टी पॉइंट टैक्स है या मल्टी स्टेज टैक्स है या मल्टी स्टेप टैक्स है, क्योंकि ये बार बार लगाया जाता है। तो बार बार लगने वाले कर को हम बहुबिंदु कर या मल्टी पॉइंट टैक्स कहते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट लिखा हुआ है जो कि मूल्य वर्धित कर की अगली विशेषता है बिक्री कर। ये बिक्री पर लगाया जाता है और यदि माल बिकता जाएगा, बार बार माल बिकता जाएगा, बार बार ये कर लगाया जाएगा, तो ये कर ओरिजिनेट किसकी वजह से होता है, ये बिक्री की वजह से होता है। तो ये मूल्य वर्धित कर की वैल्यू एडेड टैक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, जो कि विशेषताएं हो गई। अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि वैल्यू एडेड टैक्स किसको देना होता है। तो एमपी आपका वैल्यू एडेड टैक्स है, जिसको हम बोलें मध्य प्रदेश मूल्य वर्धित कर है, वो उन लोगों को देना होता है जिनका सालाना टर्नओवर 5 लाख से अधिक होता है। 5 लाख से अधिक देने वाले व्यापारी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको एमपी कॉमर्शियल टैक्स देना अनिवार्य होता है। अब एमपी कॉमर्शियल टैक्स के बाद जो नया कर आया वो एमपी वैट आया। ये कर कब आया, अभी हम जो वैल्यू एडेड टैक्स की कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं वो एमपी के संदर्भ में बता रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये 5 लाख रुपए का जो फिलहाल टर्नओवर आपको बताया जा रहा है ये एमपी कॉमर्शियल टैक्स का भी है। और अब वैट जो है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ जगह वैट अभी भी लागू है, लेकिन अधिकांश जगह जो है वैट की जगह किसने ले लिया है, जीएसटी ने ले लिया है। लेकिन कुछ नॉमिनल जगह जो है वैट अभी भी अप्लाई है। इसके बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हमारे पास कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो लगभग 23 एमसीक्यूज़ हम लेकर आए हैं, जिनका संबंध एमपी वैट से है। और एमपी वैट जो है वो आपके एग्ज़ाम में यूनिट नंबर 10 में रखा गया है। तो आज का वीडियो जो है वो आप अंत तक देखिए, क्योंकि आगे बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको एमसीक्यूज़ के थ्रू और हमारे एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको मिलने वाली हैं कि कितनी वैट की दरें होती हैं। एमपी वैट हमारे ऊपर जब लागू हुआ, यानी वस्तुओं पर जब लागू हुआ, तो किन वस्तुओं पर लगाया जाता है, किन वस्तुओं पर नहीं लगाया जाता। एमपी कॉमर्शियल टैक्स की जगह एमपी वैट ने कब ले लिया, क्या कम्प्लीटली एमपी वैट जो है वो अप्लाई हो चुका था एमपी कॉमर्शियल टैक्स पर, इसकी शुरुआत कब हुई और पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ये कब लागू हुआ। आज हम पूरी सूचनाएं लेकर, पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आपके साथ जुड़ गए हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मिलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि स्क्रीन पर आपका आज का पहला एमसीक्यू क्या है। तो पहला एमसीक्यूज़ आप देख लें कि पहला एमसीक्यूज़ आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश में वैट पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश में वैट की शुरुआत तो 1997 में ही हो गई थी, 1997 में। लेकिन मध्य प्रदेश में ये पूर्ण रूप से वैट जो लागू हुआ वो 1 अप्रैल 2006 में लागू हुआ। तो याद रखिए, एमपी वैट जो है, आज हमारे जो क्वेश्चन हैं ये एमपी वैट से रिलेटेड हैं। याद रखिए, एक वैट जो है वो पूरे भारत में लगाया जाता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, और एक एमपी वैट होता था जो एमपी गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। और एमपी वैट किसकी जगह लागू हुआ, एमपी कॉमर्शियल टैक्स की जगह लागू हुआ। मध्य प्रदेश में पहले मध्य प्रदेश वाणिज्य कर लगता था, एमपी कॉमर्शियल टैक्स लगता था, जिसको रिप्लेस किया था एमपी वैट ने। और अब एमपी वैट को रिप्लेस कर लिया है जीएसटी ने। लेकिन ये कहाँ तक रिप्लेस किया है ये हम आगे चर्चा का विषय है, जहां हम विस्तृत चर्चा आगे के वीडियोस में करेंगे। फिलहाल हम पहले क्वेश्चन का सही आंसर देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर है 1 अप्रैल 2006 कि एमपी में एमपी वैट जो पूरी तरह अप्लाई हुआ, मतलब कम्प्लीटली इम्पोज्ड एमपी वैट इन एमपी
तो वो डेट हो जाएगी 1 अप्रैल 2006 में। एमपी वैट कम्प्लीटली मध्य प्रदेश में लागू हो चुका था। इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, मूल्य वर्धित कर वैट क्या है। तो अभी हमने आपको विशेषताओं में बताया कि मूल्य वर्धित कर जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिस कर का भार अंतिम रूप से उपभोक्ताओं पर पड़ता है, यानी हम पर पड़ता है। और जब भी हम एमआरपी पर कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं, ब्रैकेट में वहाँ लिखा होता है एमआरपी के नीचे इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस या इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस। इसका मतलब वस्तु के उत्पादन से लेकर वस्तु के अंतिम उपभोक्ता तक आने तक जितने भी टैक्स हैं वो सारे टैक्स अल्टीमेटली हमसे ले लिए जाते हैं। इसलिए मूल्य वर्धित कर वैट एक अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं, वैट पद्धति में कर लगाया जाता है। ये क्वेश्चन भी हमने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है, आपको आंसर पता है और इसका आंसर बहुबिंदु कर हो जाएगा। तो वैट पहले बिंदु पर नहीं लगता, सिर्फ दूसरे बिंदु पर नहीं लगता या अंतिम बिंदु पर नहीं लगता, बल्कि वैट एक ऐसा टैक्स है, वैट एक ऐसा टैक्स है जो मल्टी पॉइंट टैक्स है, यानी बहुबिंदु कर है। एक बार माल बिकेगा तो भी टैक्स लगेगा, दूसरे बार माल बिकेगा फिर टैक्स लगेगा, तीसरे बार माल बिकेगा तब भी टैक्स लगेगा, और अगर चौथे बार भी बिकता है तो फिर से बहुबिंदु कर है ये। इसलिए बार बार बिक्री होने पर ये टैक्स लगाया जाएगा। तो वैट क्या है, एक मल्टी पॉइंट टैक्स है, या वैट क्या है, एक मल्टी स्टेज टैक्स है। इसलिए आपका आंसर यहाँ तीसरे क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, वैट में करयोग विक्रय की गणना में कटौती मिलती है। तो वैट में हम देख लेते हैं कि करयोग विक्रय की जब मतलब हम अगर हम टैक्सेबल सेल्स निकालते हैं तो टैक्सेबल सेल्स निकालने में किन किन मदों की कटौती मिलती है। तो याद रखिए, जब हम टैक्सेबल सेल्स निकालते हैं तो सेल्स रिटर्न यानी कि विक्रय वापसी भी की कटौती मिलती है। अंतर्राज्यीय विक्रय पर वैट नहीं लगाया जाता। पहले अब समझ लें कि वैट एमपी वैट किस पर लगाया जाता है। हम यहाँ बात एमपी वैट की कर रहे हैं, और एमपी वैट समझ लें कि एमपी के व्यापारी द्वारा एमपी में ही माल बेचने पर एमपी वैट लगाया जाता है। एमपी वैट मध्य प्रदेश के बाहर नहीं लगाया जाता। मध्य प्रदेश के व्यापारी को ही माल बेचे तो एमपी वैट लगाया जाता है, मतलब राज्य के अंदर माल बिकने पर यह कर लगाया जाता है। अगर राज्य के बाहर माल बेचा है तो वो अंतर्राज्यीय विक्रय है, और अंतर्राज्यीय विक्रय पर वैट नहीं लगाया जाता, मतलब उसकी कटौती मिल जाती है। तो अंतर्राज्यीय विक्रय को हम इंग्लिश में इंटर स्टेट सेल्स कहते हैं। जैसे एमपी के व्यापारी ने हरियाणा या राजस्थान के व्यापारी को माल बेचा तो वो इंटर स्टेट सेल्स होगा, और इंटर स्टेट सेल्स पर उस टाइम पर सीएसटी लगता था, जिसको हम सेंट्रल सेल्स टैक्स यानी कि केंद्रीय विक्रय कर कहते थे। तो ये केंद्रीय विक्रय कर भी अब बंद हो चुका है, और इसकी जगह किसने ले ली है, इसकी जगह जीएसटी ने ले ली है। और कौन सा जीएसटी लगता है इंटर स्टेट सेल्स पर, वो आईजीएसटी लगता है, जो कि हमने जीएसटी के लेक्चर में आपको बताया है। अब इसके बाद आगे समझ लेते हैं कि वैट में करयोग विक्रय की गणना में किस किस की कटौती मिलेगी। तो इसमें जो कटौती मिलेगी वो मिलेगी विक्रय वापसी की। जो माल बिककर वापस आ गया वो भी विक्रय नहीं है। जो अंतर्राज्यीय विक्रय है, राज्य के बाहर विक्रय है, उसकी भी कटौती मिलेगी। और देश के बाहर अगर कोई निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है, तो उसकी कटौती भी मिलेगी। ओवरऑल ये तीनों कटौतियाँ यहाँ मिलेंगी। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। आई होप ये चारों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब आगे और भी क्वेश्चन 19 क्वेश्चन और हैं, उनको देख लेते हैं कि आगे स्क्रीन पर अब एमपी वैट से संबंधित और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वैट के लिए सामान्य रूप से विक्रय विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है। तो विक्रय विवरण यानी कि जो सेल्स डिटेल होती है, जिसको हम सेल्स शेड्यूल भी कहते हैं, यानी विक्रय विवरण। तो विक्रय विवरण जो प्रस्तुत करना पड़ता है, तो वैट के लिए कैसा विक्रय विवरण प्रस्तुत करना पड़ता था। तो वैट के लिए प्रस्तुत करना पड़ता था त्रैमासिक, जिसको हम क्वार्टरली कहते हैं, मतलब 3-3 माह का विक्रय विवरण जो है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा व्यापारी को। तब उसके ऊपर क्या होता था, टैक्सेशन होता था। तो याद रखिए, वैट जो लगाया जाता था वो त्रैमासिक आधार पर लगाया जाता था। मतलब एक साल में वैट कितने बार लगाया जाता है, तो एक साल में 4 त्रैमास होते हैं, क्योंकि 3-3 माह में टैक्स लगेगा, साल भर में 12 माह होते हैं। और जब अगर
तीन तीन माह के त्रैमास होंगे तो 3 से हम डिवाइड कर दें तो बोलिए साल भर में कितने बार टैक्स जमा करना पड़ता है? 4 बार टैक्स लगेगा, यानी 4 बार विक्रय विवरण व्यापारी को प्रस्तुत करना पड़ता था। अभी फ़िलहाल आपका आंसर त्रैमास यानी कि क्वार्टर हो जाएगा। और क्वार्टर में कितने माह होते हैं? एक क्वार्टर में 3 माह होते हैं, इसलिए हमने यहाँ 3 से डिवाइड किया है। और एक साल में कितने बार विक्रय विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है? तो 4 बार, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अब इसके बाद 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए उपयोग में आने वाली वस्तुएं कर मुक्त नहीं हैं, तो कौन सी वस्तु यहाँ कर मुक्त नहीं है वो बताना है। मतलब यहाँ हमसे टैक्स फ्री गुड्स पूछा गया है कि टैक्स फ्री गुड्स पर्टिकुलर क्या होगा, तो आप इसको समझ लें कि टैक्स फ्री गुड्स यहाँ क्या है। तो पुस्तकें जो हैं वो यहाँ टैक्स फ्री होती हैं, और इसके अलावा स्लेट भी करमुक्त होती है, टैक्स फ्री होती है। फुट स्केल जिससे हम लाइन खींचते हैं, स्केल जिसको हम जनरली बोलते हैं, वो भी टैक्स फ्री होता है। लेकिन अभ्यास पुस्तिकाएं, इंग्लिश में जिनको एक्सरसाइज बुक्स कहा जाता है, और एक्सरसाइज बुक्स जनरल बुक्स से कैसे अलग होती हैं वो भी समझ लें। तो वो बुक्स होती हैं जिनमें कुछ लिखा नहीं जाता, वो सिंपल बुक्स कहलाती हैं। लेकिन वो बुक्स जिनमें पढ़ा भी जाता है, जिनसे पढ़ा भी जाता है और जिनमें लिखने के लिए भी स्पेस होता है, उनको हम अभ्यास पुस्तिकाएं यानी एक्सरसाइज बुक्स कहते हैं। और एक्सरसाइज बुक्स जो हैं ये कर मुक्त नहीं हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ बी हो जाएगा। अभ्यास पुस्तिकाएं कर मुक्त नहीं हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, देखिए, वो वस्तुएं बताइए जो कर मुक्त नहीं हैं, यानी कि टैक्स फ्री नहीं हैं। तो पुस्तकें टैक्स फ्री हैं, स्लेट भी टैक्स फ्री है, चौक भी टैक्स फ्री है, और फुट स्केल भी टैक्स फ्री है। लेकिन कौन सी मद टैक्स फ्री नहीं है? अभ्यास पुस्तिकाएं, एक्सरसाइज बुक्स टैक्स फ्री नहीं हैं। तो 6वें क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जल्दी से हम 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वैट की दृष्टि से कर चुका माल क्या होगा? तो वैट की दृष्टि से कर चुका माल वो होता है जिस पर कर चुका दिया है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया है कि वैट की दृष्टि से कर चुका माल यानी टैक्स पेड गुड्स क्या होगा? तो पेट्रोल और डीजल एक ऐसी मद है जिस पर पहले ही टैक्स लग जाता है। मतलब माल जब माल आगे आता है, यानी कि बाज़ार में आने के पहले ही बाद में टैक्स नहीं देना पड़ता, बल्कि पेट्रोल और डीजल को डीलर जब माल खरीदते हैं यानी पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं तभी उन पर टैक्स लग जाता है, और टैक्स चुकाकर ही वो माल खरीदते हैं और फिर टैक्स हमसे वसूल कर लेते हैं। तो पेट्रोल और डीजल एक ऐसा माल है जो कि कर चुका माल है, जिसको हम टैक्स पेड गुड्स कहते हैं। तो टैक्स पेड गुड्स जो हैं इसमें इमारती लकड़ी भी आती है, टैक्स पेड गुड्स में पेट्रोल और डीजल भी आता है। इसके अलावा और भी गुड्स हैं जो कि टैक्स पेड गुड्स हैं। तो फिलहाल यहाँ आंसर आपका 7 क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि एमपी वैट की दरें क्या हैं। तो हम फिलहाल जो बता रहे हैं आपको याद रखिए, ये एमपी वैट से संबंधित हैं, और अगर इंडियन वैट की हम बात करें तो वो वैट अलग होता है। अभी हम वैट की बात कर रहे हैं, वो एमपी वैट यानी एमपी वैल्यू एडेड टैक्स की बात कर रहे हैं। अब इसकी 4 दरें आपको 4 प्रकार से टैक्स स्लैब दिए गए हैं। अब कौन सा दर इसमें एमपी वैट की अप्लाई होती हैं तो हम आपको बता देते हैं। फिलहाल इसका आंसर यहाँ सी हो जाएगा। 1%, 5% और 13%। तो एमपी वैट की जो दरें हैं, एमपी वैट जिसको एमपी वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, इसकी जो दरें हैं वो ये 3 दरें हैं, 1%, 5% और 13%। इसको आप याद रखिए। अब आगे देख लेते हैं कि आगे अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 10 देख लें कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है कि कर योग विक्रय पर देय कर से छूट मिलती है। तो जब कोई माल कर योग विक्रय होता है, जैसे कि हम टैक्सेबल जिसको हम बोलते हैं, टैक्सेबल विक्रय पर देय कर में से छूट मिलती है। करयोग विक्रय का मतलब वो मद होता है जिस पर टैक्स लगना है। इंग्लिश में हम कहें तो ये टैक्सेबल सेल्स की बात कर रहे हैं। तो टैक्सेबल सेल्स पर देय कर में से छूट मिलती है। तो याद रखिए आप, नगद बट्टा जो है वो करयोग विक्रय में से दिया जाता है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अलग से वसूल किए गए भाड़े पर भी वैट नहीं लगता, तो ये भी जो है वो कटौती इसकी मिलती है। और स्कंद छूट जो मिलती है, जिसको हम जनरली मात्रात्मक बट्टा कहते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव
डिस्काउंट कहते हैं। जब ज़्यादा मात्रा में हम माल खरीदते हैं तब स्कंद छूट दी जाती है, नगद बट्टा नगद पेमेंट करने पर दिया जाता है और अलग से वसूल भाड़े पर वैट नहीं लगता। वैट जो है वो माल की बिक्री पर लगता है। अब माल की बिक्री में अगर भाड़ा शामिल हो गया है तो भाड़े पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये तीन मदें जो हैं ये आपकी कटौतियों के अंतर्गत आती हैं। तो याद रखिए आप, कटौतियाँ या डिस्काउंट, कटौतियाँ या जिसको हम बोलें डिडक्शंस क्या होते हैं, तो ये बिक्री में से दिए जाते हैं, तो ये कटौतियाँ हैं। जबकि क्वेश्चन में ये पूछा गया टैक्स में से किसकी छूट मिलती है, तो याद रखिए जो टैक्स होता है जिसको हम एमपी वैट कहते हैं, टैक्स में से इनपुट टैक्स रिबेट की छूट मिलती है। इनपुट टैक्स रिबेट आईटीआर जिसको हम बोलें, इनपुट टैक्स रिबेट मिलता है। और आईटीआर इनपुट टैक्स रिबेट जो मिलता है वो किस में से मिलता है, टैक्स में से मिलता है। यानी जैसे टैक्स आपके ऊपर हुआ कितना, 5,000, और इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास है या इनपुट टैक्स रिबेट आपके पास 2,000 है, तो वो 2,000 जिस टैक्स आप पहले से चुका चुके हैं उसको घटा दिया जाएगा। और आईटीआर इनपुट टैक्स रिबेट या आईटीआर के अलावा इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कहते हैं, आईटीसी भी कहते हैं। तो जो आईटीसी होता है या आईटीआर होता है वो क्या होता है, अगर पंजीकृत व्यापारी से हमने माल खरीदा है और पंजीकृत व्यापारी से खरीदे गए माल पर हमने जो टैक्स चुका दिया है उस टैक्स की छूट हमें तब मिल जाती है जब हम खुद माल बेचते हैं। हमारे ऊपर टैक्स बना 5,000, लेकिन सरकारी खाते में हमने पहले ही 2,000 रुपये चुका दिए हैं, तो उसकी छूट मिल जाएगी। अब रिमेनिंग कितना बचा, नेट टैक्स लायबिलिटी 3,000 कहलाएगी। तो 2,000 रुपये जो आपको आईटीआर मिला, इनपुट टैक्स रिबेट, वो आगत कर छूट कहलाती है। और आगत कर छूट किस में से दी जाती है, ये बिक्री में से नहीं दी जाती, बल्कि जो हमारा टैक्स होता है, जो अमाउंट हमारे ऊपर टैक्स बना है, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, उसमें से आगत कर छूट को हम घटा देते हैं। तो जो रिमेनिंग बचता है वो नेट टैक्स लायबिलिटी यानी शुद्ध कर दायित्व मिल जाता है। जब हम इसका डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे तो इनपुट टैक्स रिबेट को ही सिंपली हम समझाएंगे और उसमें आईटीआर के बारे में हम पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल हम 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वैट के अंतर्गत करमुक्त माल क्या है। करमुक्त का मतलब यहाँ टैक्स फ्री आपको पूछा गया है कि किस मद पर टैक्स नहीं लगता। तो टैक्स फ्री गुड्स हमको बताना है। तो रेडीमेड कपड़ों पर वैट लगता था, कारपेट जो होता है उस पर भी टैक्स लगता है, और होजियरी जो है, होजियरी जिसको हम अंडरगारमेंट्स कहते हैं जनरली, उस पर भी टैक्स लगता है क्योंकि ये भी रेडीमेड कपड़ा है। तो रेडीमेड कपड़े पर भी टैक्स है, कारपेट जो होता है उस पर भी टैक्स है, और होजियरी जिसको हम अंडरगारमेंट कहते हैं जनरली उस पर भी टैक्स है। लेकिन बिना सिला कपड़ा वैट से मुक्त है, मतलब बिना सिले कपड़े पर टैक्स वैट नहीं लगता। इसलिए आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर ए यानी कि आ हो जाएगा। बिना सिला हुआ कपड़ा, बिना सिला हुआ कपड़ा एमपी वैट के अंतर्गत कर मुक्त हुआ करता था। लेकिन अब देखें आप, तो रेडीमेड कपड़े पर टैक्स है, होजियरी पर भी वैट है और कारपेट पर भी वैट है, लेकिन किस पर वैट नहीं है, तो वैट नहीं लगता है बिना सिले कपड़े पर। अब वैट अधिनियम कब लागू हो गया है, तो ये भी बताना है। याद रखिए इसमें आप गलती नहीं करना। वैट एमपी में अप्लाई हुआ था 1 अप्रैल 2006 में वैट अप्लाई हुआ था। 1 अप्रैल 2006 में वैट एमपी में अप्लाई हुआ था और पूरी तरह से अप्लाई हुआ था। लेकिन आंशिक रूप से अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में वैट कब लागू हुआ, तो आंशिक मतलब पार्शियल कुछ चीज़ों पर वैट लगाया गया था। ये टेस्ट के बेसिस पर लगाया गया या एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर लगाया गया था। और मध्य प्रदेश में वैट की शुरुआत 1997 में हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे जो है वो वैट पूरी तरह से अपनाया गया। तो अगर पूछा जाए कंप्लीटली वैट पूरे मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ, पूरे मध्य प्रदेश में तो 1 अप्रैल 2006 में लागू हुआ। लेकिन इसका प्रावधान कब बनाया गया, तो आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ पूरी तरह लागू होती है तो लागू बाद में होती है, अधिनियम पहले बनाया जाता है। इसलिए एमपी वैट अधिनियम 2002 में बना लिया गया था और इस वर्ष में इस एक्ट को पास कर लिया गया था। उसके बाद कंप्लीटली धीरे धीरे लागू करते हुए इतना वक्त लग गया कि 1 अप्रैल 2006 में पूरे मध्य प्रदेश में वैट लागू हुआ। तो एमपी वैट का अधिनियम का वर्ष कौन सा है, तो एमपी वैट अधिनियम का वर्ष 2002 है, इसको आप याद रखिएगा। लेकिन 2006
1 अप्रैल में क्या हुआ था, वैट मध्य प्रदेश में कम्प्लीटली जो है वो इम्पोज्ड हुआ था, कम्प्लीटली लगाया गया था, हमारे ऊपर थोपा गया था। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हमारा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रहा है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। आपसे ये हमेशा हमको शिकायत रही है कि आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते। हमारी मेहनत को देखते हुए, आपकी हेल्प को देखते हुए आप जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दें। अब जल्दी से हम 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वैट के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य है, तो हाँ, कब अनिवार्य है, तो ये उन व्यापारियों के लिए अनिवार्य है जिनका सालाना टर्नओवर 5 लाख रुपए से अधिक है, उनके लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। तो हम एमपी वैट की बात कर रहे हैं और एमपी वैट 5 लाख से ऊपर सालाना टर्नओवर वालों को पंजीयन कराना अनिवार्य करने को कहता है। तो आपका आंसर यहाँ डी हो जाएगा। इसके बाद एमपी में वैट की गणना के लिए लागू है, तो एमपी में वैट की गणना जो की जाती है वो कर जमा पद्धति के आधार पर की जाती है, मतलब टैक्स डिपॉजिट सिस्टम के आधार पर एमपी में वैट अप्लाई है। तो मध्य प्रदेश वैट जो है वो कर जमा पद्धति के आधार पर है। अब 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वैट के अंतर्गत करमुक्त माल है, तो याद रखिए अनाज जो होता है और दालें होती हैं वो भी वैट के अंतर्गत करमुक्त है। आटा, रवा, मैदा, बेसन ये भी करमुक्त है और चावल भी करमुक्त हैं। अब एक लॉजिक हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि करमुक्त मदों की श्रेणी, करमुक्त मदों का जो पूरा लिस्ट है वो तो काफ़ी बड़ी है, इतनी मदों को आप याद नहीं कर सकते, लेकिन एक लॉजिक से हम करमुक्त मदों को याद कर सकते हैं कि वो मदें जो अभी कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो करमुक्त होता है। तो बताइए अनाज और दालें क्या होती हैं, अभी कच्चा माल है क्योंकि इससे पक्का अन्न नहीं बना। अगर ये मार्केट में रेडीमेड मिल जाते, रेडीमेड मतलब बना बनाया खाना जो होगा वो करयोग हो जाएगा, लेकिन कच्चा अनाज जो है वो करमुक्त होगा। आटा भी अभी कच्चा है, रवा, मैदा, बेसन भी कच्चे हैं, क्योंकि इनसे जब कोई चीज़ बनेगी वो मार्केट में बिकेगी तो करयोग होगी। तो ये रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, ये भी करमुक्त है। और चावल भी अभी कच्चा माल है, इसलिए जो भी कच्चा माल होता है, याद रखिए इसमें लॉजिक है। जैसा अभी हमने प्रीवियस स्क्रीन पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, बिना सिला हुआ कपड़ा, तो बिना सिला हुआ कपड़ा हम पहनते नहीं हैं, तो बिना सिला हुआ कपड़ा क्या हो गया, आपका करमुक्त हो गया। लेकिन सिला सिलाया कपड़ा जिसको हम रेडीमेड वस्त्र कहते हैं या होजियरी कहते हैं वो करयोग्य था। तो याद रखिए जो रॉ मटेरियल होता है वो एमपी वैट में करमुक्त होता है, और जब वो रेडीमेड हो जाता है, तैयार हो जाता है, हमारे उपयोग के काबिल हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करयोग। तो उस पर फिर टैक्स लग जाता है, वो करयोग हो जाता है। तो आप यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा कि करमुक्त माल कौन सा है, तो डी। ये सभी जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े तीनों, वो तीनों क्या हैं, यहाँ करमुक्त हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। वैट चुकाने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो वैट चुकाने के लिए कौन उत्तरदायी है, वैट चुकाने के लिए उत्तरदायी है पंजीकृत व्यापारी, वो व्यापारी जिनका टर्नओवर अभी हमने आपको बताया 5 लाख से ऊपर होता है। वो व्यापारी एमपी वैट के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उनको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद टैक्स देना पड़ता है, और वैट चुकाने के लिए वो उत्तरदायी होंगे, मतलब रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पे दी वैट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजिस्टर्ड डीलर, जो कि आपको आंसर सी में दिया है। रजिस्टर्ड डीलर यहाँ क्या होंगे, वैट चुकाने के लिए उत्तरदायी होंगे। अब जल्दी से आगे स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वाणिज्यिक कर के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी वैट में क्या माने जाएंगे, तो याद रखिए हमने आपको अभी बताया कि एमपी वैट लागू होने के पहले, एमपी वैट लागू होने के पहले मध्य प्रदेश में कौन सा टैक्स लगता था, तो एमपी कॉमर्शियल टैक्स लगता था। एमपी कॉमर्शियल टैक्स मध्य प्रदेश में लगाया जाता था। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एमपी वैट का पुराना नाम क्या है, तो एमपी वैट का पुराना नाम एमपी कॉमर्शियल टैक्स है। और एमपी कॉमर्शियल टैक्स की जगह एमपी कॉमर्शियल टैक्स की जगह एमपी वैट ने कब ले ली, तो पूरी तरह मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ, तो आपको भी हमने बताया था 1 अप्रैल 2006 में एमपी कॉमर्शियल टैक्स को रिप्लेस कर दिया गया।
किसने रिप्लेस किया? एमपी वैट ने रिप्लेस किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिए। फिलहाल इस क्वेश्चन के नज़रिए से हम देख लेते हैं कि वाणिज्यिक कर यानी कि कॉमर्शियल टैक्स के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी वैट में क्या माने जाएंगे? तो वो भी पंजीकृत माने जाएंगे। जब ये स्कीम लागू हुई थी, जब ये एमपी वैट आया था, तो ये यहाँ एक प्रोविज़न दिया गया था, एक प्रावधान किया गया था कि जो भी लोग एमपी कॉमर्शियल टैक्स में क्या हैं, जो भी एमपी कॉमर्शियल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, वो एमपी वैट में भी रजिस्टर्ड माने जाएंगे। ऐसा प्रावधान, ऐसा प्रोविज़न लाया गया था। इसलिए एमपी कॉमर्शियल टैक्स में रजिस्टर्ड जो भी पंजीकृत व्यापारी हैं, वो एमपी वैट में भी पंजीकृत माने गए, क्योंकि एमपी कॉमर्शियल टैक्स के आगे क्या लाया गया? एमपी वैट लाया गया। कब लाया गया? 1 अप्रैल 2006 में लाया गया, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। अब आगे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। करमुक्त माल नहीं है, तो याद रखिए शक्कर भी करमुक्त है, गुड़ भी करमुक्त है, और खांडसारी का मतलब कच्ची शक्कर होती है, जो शक्कर थोड़ी बहुत शक्कर जो रॉ मटेरियल टाइप से होती है, उसको हम, जो शक्कर प्रॉपर फॉर्म में नहीं होती, उसको खांडसारी कहते हैं। तो शक्कर भी करमुक्त है, गुड़ भी करमुक्त है, खांडसारी भी करमुक्त है, न कच्ची शक्कर भी करमुक्त है। लेकिन करमुक्त क्या नहीं है? तो चिरौंजी यहाँ करमुक्त नहीं है, क्योंकि शक्कर से बनने वाली चीज़ जो है वो चिरौंजी है, और चिरौंजी यहाँ क्या हो जाएगी? कर योग्य हो जाएगी। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? चिरौंजी हो जाएगा, क्योंकि ये रॉ मटेरियल नहीं है बल्कि रेडीमेड है, और चिरौंजी डायरेक्ट हम चने के साथ खा लेते हैं, जैसा कि आपको पता है चना और चिरौंजी मिलाकर हम खाते हैं, और प्रसाद के रूप में भी आपने देखा कि ये बांटा जाता है। तो चिरौंजी कर योग्य है, जबकि शक्कर, खांडसारी और गुड़ कर मुक्त हैं, टैक्स फ्री हैं। 19वां क्वेश्चन, विक्रय वापसी की कटौती कब मिलती है? तो सेल्स रिटर्न, अभी हमने आपको एक क्वेश्चन में ही बताया था, सेल्स रिटर्न यानी कि विक्रय वापसी। तो विक्रय वापसी की कटौती कब मिलती है? जब माल 6 माह के अंदर वापस हुआ हो। तो 6 माह के अंदर अगर माल वापस हुआ होता है तो विक्रय वापसी की कटौती मतलब सेल्स रिटर्न का डिडक्शन दे दिया जाता है। तो सेल्स रिटर्न का डिडक्शन कब मिलता है? जब विथिन 6 मंथ गुड्स जो है वो वापस आ जाता है एज आ सेल्स रिटर्न, तो उसकी कटौती मिल जाती है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जो करयोग माल अनुसूची 2 में शामिल नहीं है उस पर कितना वैट लगेगा? तो जो माल अनुसूची अगर 2 में शामिल नहीं होता तो उस पर कितना वैट लगता है? इन अनुसूचियों के बारे में, इन शेड्यूल के बारे में भी हम आगे बात करेंगे जब डीपली डिस्कशन करेंगे। तो शेड्यूल 2 में जो मदें शामिल नहीं होती उन पर 13% टैक्स लगता है, इसको आप याद रखिएगा। अब आगे 3 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से हम देख लेते हैं कि आगे वो 3 क्वेश्चन और क्या हैं। मूल्य वर्धित कर वैट क्या है? तो मूल्य वर्धित कर बताइए क्या है? हमने आपको बताया था, क्या वस्तु के वजन पर लगता है? नहीं। क्या वस्तु के उत्पादन पर है? नहीं। क्या सेवाओं की पूर्ति पर है? नहीं। एमपी आपका जो वैट है, जो एमपी वैट है, जिसको हम मध्य प्रदेश मूल्य वर्धित कर कहते हैं, वो बिक्री पर लगाया जाता है। जैसा कि हमने सबसे शुरू में भी आपको बताया था कि ये बिक्री पर लगने वाला टैक्स है, बहुबिंदु कर है, अप्रगतिशील कर है और एक अप्रत्यक्ष कर है। ये शुरुआत में ही हमने आपको समझाया था। अब वैट किसके द्वारा लगाया जाता है? तो बहुत अच्छे से समझ लें कि वैट जो होता है वो भारत सरकार भी लेती है, वैट जो है वो राज्य सरकार भी लेती है। जैसे एमपी गवर्नमेंट जो है वो एमपी वैट लेती थी, यूपी गवर्नमेंट यूपी वैट लेती थी। और इसके अलावा ये पूछा गया है कि वैट किसके द्वारा लगाया जाता है? तो वैट जो है वो भारत सरकार के द्वारा भी लगाया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा भी लगाया जाता है। अब यहाँ जो स्थानीय सरकार लिखा है वो स्थानीय सरकार नहीं होती कुछ, वो भारत सरकार भी होती है, राज्य सरकार भी होती है। तो इसका आंसर ये दोनों होगा। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाता कि एमपी वैट किसके द्वारा लगाया जाता है, एमपी वैट के बारे में पूछ लिया जाता कि एमपी वैट किसके द्वारा लगाया गया है, तो याद रखिए एमपी वैट राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अगर वो भारत सरकार का वैट होता, सेंट्रल वैट होता, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता। तो ध्यान रखिए जैसी सिचुएशन होगी वैसा हमें आंसर देना होगा। एमपी वैट की बात करें तो एमपी गवर्नमेंट उसको लेती है, और अगर इंडियन वैट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट उसको लेगी। तो इसलिए याद रखिए कि राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा ये वैट लगाया जाता था। इसके बाद आगे देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में वैट लगता है। तो मध्य प्रदेश में वैट कब लगता है? जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि मध्य प्रदेश में माल
बेचने पर, मध्य प्रदेश में माल बेचने पर वैट लगता है, मध्य प्रदेश के बाहर बेचने पर नहीं लगता। जैसे भोपाल का व्यापारी इंदौर के व्यापारी को माल बेचे, या इंदौर का व्यापारी जबलपुर के व्यापारी को, या जबलपुर का व्यापारी अगर भोपाल के व्यापारी को माल बेचे, तो ये राज्य के अंदर ही माल बिका माना जाएगा। और जब राज्य के अंदर माल बिका माना जाएगा, एमपी के अंदर माल बिकेगा, तो एमपी वैट लगेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कि विथ इन स्टेट जब माल सेल्स होता है तब ये टैक्स लगाया जाता है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस, इम्पोर्टेंट फैक्ट हम आपके लिए लेकर आए। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस पे एक अच्छा सा कमेंट कर दें, और भी आगे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर हम आप तक आते रहेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।